हेलो जेंटलमैन। हमारा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं ज्ञान ज्योति। इस ज्ञान ज्योति में लगातार हम आपसे पी बाई क्यू की चर्चा कर रहे हैं और दोस्तों आज हमारी टॉपिक है डीपीएसपी और मूल कर्तव्य। जी हाँ, इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिकों की चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, शानदार होंगे। तो इसी जुनून के साथ में, इसी जोश के साथ में हम शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बने रहना। यस, तो आज हमारे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न कभी ना कभी आपके एग्जाम में आए होंगे या आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। जी हाँ, हम उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो कभी ना कभी आपके एग्जाम में आए होंगे। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न की चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, हम उन महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं। तो टॉपिक 2 रहेंगे हमारे डीपीएसपी और मूल कर्तव्य। शुरुआत करते हैं डीपीएसपी के साथ में। क्या होते हैं कुछ बेसिक बातें, ये आपको जानना अनिवार्य है। जी हाँ, कुछ बेसिक बातें ये आपको जानना अनिवार्य है। जी हाँ, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व ही हमारा आज का टॉपिक है। यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये पॉलिटी में है और पॉलिटी में संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। जी हाँ, संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। यदि हम आर्टिकल की बात करते हैं तो मेरे बच्चों आर्टिकल यानी कि 36 से लेकर, यदि 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। और वहीं हम यह जानना है ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। और मेरे बच्चों ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, ये आयरलैंड के संविधान से इनको ग्रहण किया गया है। इनको आयरलैंड के संविधान से इनको ग्रहण किया गया है। ये 3 बातें थी, महत्वपूर्ण बातें थी। यदि हम इनकी प्रकृति को देखें तो जनाब ये बाध्यकारी नहीं है। जिस प्रकार से हमने मूल अधिकारों के बारे में बताया, जब जब सरकारों के द्वारा आपके अधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो वो बाध्यकारी थे, ये बाध्यकारी नहीं है। पहली बात, महत्वपूर्ण बात, ये बाध्यकारी नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात थी। बाध्यकारी के बाद में ये न्याय योग्य भी नहीं है। यदि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जितने भी प्रावधान है उन प्रावधानों को राज्य आपको मुहैया ना कराए, या आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जितने भी बातों का उल्लेख किया गया है उन बातों में से राज्य आपको मुहैया ना कराए, तो आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं, आपको न्याय नहीं मिलेगा। आपको बात, ये न्याय योग्य नहीं है, ये बात योग्य नहीं है। नेक्स्ट बात, ये न्याय योग्य नहीं है, ये बाध्य योग भी नहीं है, ये न्याय योग भी नहीं है, ये बाध्य योग भी नहीं है। केवल सरकार का उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना, तो ये केवल और केवल कल्याणकारी हैं। इनकी प्रकृति केवल और केवल कल्याणकारी है। इनकी प्रकृति केवल और केवल कल्याणकारी है। तो ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ सकती है, और ये बेसिक बातें हैं, ये केवल इंट्रोडक्शन है। यहां तक आपको उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ आनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है उसकी चर्चा करने के बाद में फिर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। आपको मालूम है मेरे बच्चों, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, जी हाँ, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इसमें लिखा है ये राज्य का उद्देश्य केवल लोगों का कल्याण करना होता है। यहां लिखा है आर्टिकल 38 में, आपको मालूम है आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। यदि राज्य आपको आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय नहीं देता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। वहीं हम आर्टिकल 39 की बात करते हैं तो मेरे बच्चों ये 5-6 प्रकार की बातें करता है। पहला बात ये करता है जो आजीविका का अधिकार, जो महिला और पुरुषों के मध्य जो आजीविका है दोनों के लिए अधिकार होगा। यदि राज्य ऐसा नहीं कर पाता है, यदि राज्य इस मामले में भेदभाव कर पाता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाओगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो ये बाध्यकारी नहीं है, ये केवल और केवल इनका उद्देश्य कल्याणकारी है, लोगों का कल्याण करना इनका उद्देश्य है। तो अब हम पहले प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने आपसे शेयर की। जी हाँ,
तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है, देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ये कह रहा है इनमें से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, उनका उद्देश्य नहीं है, इनमें से कौन सा है। तो बच्चों हमने तीनों की बात कर चुके थे, इनमें से कौन सा है। 4 विकल्प आपके पास में है और एक आंसर बिल्कुल गलत है, एक विकल्प बिल्कुल गलत है। पहला विकल्प है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। जी हां, ये बात हम आपको बताए थे। डीपीएसपी का मतलब होता है, इनका उद्देश्य होता है कल्याणकारी करना, लोगों का कल्याण करना, ये इनका उद्देश्य है, ये इनका प्रकृति है। इसी आधार पर इनको डिजाइन किया गया था, इसी आधार पर इनको बनाया गया था। तो मेरे बच्चों ये इसका आंसर नहीं होगा। पूछा उसने आंसर क्या नहीं है, फिर से बोल रहे हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, लेकिन इसका ये उद्देश्य है। आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। जी हां, आर्टिकल 38 में इसका उल्लेख है। तो मेरे बच्चों ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। जी हां, डीपीएसपी में कहीं से कहां तक इसका उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो ये आंसर आपका होगा, जी हां आंसर सी होगा, ये बिल्कुल आंसर सी होगा, क्योंकि डीपीएसपी में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, आंसर सी लगा रहे होंगे। तो इसका आंसर केवल और केवल सी होगा। डीपीएसपी में एक धार्मिक राज्य की स्थापना का कहीं भी उद्देश्य नहीं किया है, कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो बच्चे आंसर केवल और केवल सी आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न है आपके सामने। यस, अब यहां पर जो डीपीएसपी है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके उद्देश्य पूछा गया है। इनका जो तत्व है ये क्या है, किस प्रकार की है, किस प्रकार की प्रकृति रखते हैं, ये पूछा गया है। तो कह रहे हैं निर्देशक तत्व क्या है, क्या ये बाध्य योग्य है, दूसरा है ये अबाध्य योग्य है, तीसरा ये कठोर हैं और चौथा ये लचीले हैं। तो मेरे बच्चों हमने आपको बताया था और आपको मालूम है मेरे बच्चे आर्टिकल 37, जी हां आर्टिकल 37 यही तो कहता है यदि राज्य इन डीपीएसपी का उल्लंघन करता है, आप तक इनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं करता है, तो मेरे बच्चों, मेरे युवाओं, मेरे भारतीयों, आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जी हां, ये बाध्य योग्य नहीं है। जी हां मेरे बच्चों, ये बाध्य योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है। जी हां, ये न्याय योग्य नहीं है, ये बाध्य योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है। और मेरे बच्चों तीसरी बात, ये बाध्यकारी भी नहीं है। जी हां, पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड, ये बाध्यकारी भी नहीं है। तो मेरे बच्चे आंसर केवल और केवल ए आएगा। जिस प्रकार से हमने मूल अधिकार पढ़े थे, वो बाध्य योग्य भी थे, वो न्याय योग्य भी थे और वो बाध्यकारी भी थे। हमने मूल अधिकारों की चर्चा की थी, लेकिन बच्चे आर्टिकल 37 स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये बाध्य योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य भी नहीं है और मेरे बच्चे ये बाध्यकारी भी नहीं है। तो इसका आंसर केवल और केवल अबाध्य योग्य होगा। आंसर केवल बी होगा। जी हां, इन पर आपको न्याय नहीं मिल सकता है। आंसर केवल बी होगा। यदि हम बाध्य योग्य की बात करते हैं तो यह भी गलत है। यदि आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे होते तो आपका आंसर बिल्कुल सही होता। वहीं कठोर और लचीले इस प्रकार की कोई बात नहीं की गई है। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, उम्मीद करता हूं वो बातें आपको समझ आ रही होंगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अबाध्य योग्य का मतलब होता है आर्टिकल 36 से लेकर, ये बात हम आपको समझाए थे, फिर से रिपीट करते हैं जो बच्चे लेट आए हुए हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जितने भी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, यदि राज्य उन प्रावधानों को जनता तक नहीं पहुंचाए, यदि राज्य उन प्रावधानों को जनता तक नहीं पहुंचाए तो आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यदि आप सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं इन अधिकारों की मांग करने के लिए, इन प्रावधानों की मांग करने के लिए, तो सर्वोच्च न्यायालय आपके सामने सरेंडर हो जाएगा, क्योंकि संविधान में ये मौन है, संविधान में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। किस प्रकार से उल्लेख नहीं किया है, ये बाध्यकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। तो आंसर केवल और केवल बी होगा, ये अबाध्य योग्य हैं। नेक्स्ट,
आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न है और उम्मीद करते हैं यह प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। जरूर इसकी भाषा शैली बड़ी कठिन होगी, लेकिन यह प्रश्न बड़ा ही आसान है। यह कह रहा है भारत के संविधान के भाग 4 में, जी हां, भाग 4 में जो प्रावधान है उनके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? जी हां दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। यह गलत है। हम आपको बताए थे आर्टिकल 37, फिर से रिपीट करते हैं, बताए थे यदि राज्य इनका उल्लंघन करते हैं तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे युवाओं, मेरे अधिकारियों, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय न्याय नहीं देगा आपको। तो ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। जी हां, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तीसरा, इस भाग में अधिकाधिक सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्राथमिकता देंगे। जी हां, ये आपके आंसर बी और सी दोनों सही होंगे। यदि आप आंसर बी और सी लगा रहे हैं तो मेरे बच्चों आप एक अच्छी पोजीशन में हैं। ये क्वेश्चन हल्का सा कठिन था, हमें मालूम है ये प्रश्न आपको चुनौती दे सकता है और इसका आंसर केवल और केवल डी होगा, यानी कि बी और 3, यानी कि 2 और 3। पहला बिल्कुल गलत है। यहां पहला प्रश्न, पहला विकल्प बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा करता है? तो बच्चों ये प्रश्न भी बहुत ही आसान है। यदि आप शुरुआत से हमसे जुड़े होंगे तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, हमें पढ़ने से पहले ही आंसर आपके पास में होगा, ये हम आपसे दावा करते हैं। ये लिखा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न पढ़ो बच्चा क्या कह रहा है। कल्याणकारी राज्य के आदर्श का उल्लेख कहां पर किया गया है, किस में किया गया है? बच्चा ये प्रश्न कठिन नहीं है, ये प्रश्न कठिन नहीं है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहां पर किया गया है? पहला है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है मूल अधिकार, और तीसरा है उद्देश्य का, और चौथा है 7वीं अनुसूची। और मेरे बच्चों इसका आंसर केवल और केवल ए आएगा। जी हां, केवल और केवल ए आएगा। इसका आंसर केवल और केवल ए आएगा। ये बात लगातार हम आपको अवगत करा रहे हैं। राज्यों का उद्देश्य कल्याण करना होता है, तो कल्याणकारी भावना है, तो इसका आंसर केवल और केवल ए होगा। यदि हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो मेरे बच्चे मूल अधिकारों में कल्याण करना उद्देश्य नहीं है। यदि सरकारों के द्वारा आपके अधिकारों का हनन होगा या आपके अधिकार सीमित होंगे तो मेरे बच्चों आर्टिकल 32 कहता है कि आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। ही इसका उल्लेख आर्टिकल 32 कहता है। जी हां, तो इसमें मूल अधिकारों में इन बातों का उल्लेख नहीं है। वहीं हम उद्देश्य का की बात करते हैं तो उद्देश्य का में भी कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य का भी हम आपको बताए थे। और मेरे बच्चों 7वीं अनुसूची, इसमें विषयों का बंटवारा किया गया है। राज्य के पास कौन सी विषय होंगी, संघ के पास कौन से विषय होंगे, और राज्य और संघ किन किन विषयों पर कानून बना सकते हैं, इसकी भी चर्चा हम आपसे किए थे। यदि आपने पुरानी वीडियो हमारी देखी होंगी तो इसका आंसर केवल और केवल ए होगा। ए इज द राइट आंसर। और जो बच्चे आंसर ए लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। जी हां, एक बार फिर से बोलूंगा, जो बच्चे आंसर ए लगा रहे हैं वो अपने आप में अच्छा कॉन्फिडेंस फील करें, वो फील करें कि आप अन्य लोगों की तुलना में कहीं अच्छे हैं, जो बच्चे आंसर ए लगा रहे हैं। आगे बढ़ते बच्चा, फिर से ये भी प्रश्न बड़ा ही आसान है। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का आंसर आपके पास में होगा। देखते हैं ये प्रश्न क्या कहता है। ये कह रहा है संविधान का कौन सा भाग, जी हां, कल्याणकारी राज्य को आदर्शों को घोषित करता है। पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड। फिर से ये एक और आसान प्रश्न है। भले ही ये प्रश्न आपको कठिन लग रहा है, बोझिला लग रहा है, लेकिन बच्चा ये प्रश्न बड़ा ही आसान है। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन ए का आंसर आपके पास में होगा। पहला विकल्प है मौलिक अधिकार। मौलिक क्या, मौलिक अधिकारों में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? नहीं है सर, अभी बताए थे, इससे पहले ही ये प्रश्न हमने सॉल्व किया था। उसके बाद में मौलिक कर्तव्य, जी नहीं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य भी नहीं है।
प्रस्तावना नहीं। आंसर केवल डी होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है। जी हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य ही कल्याणकारी है। उम्मीद करते हैं यहां तक ये वाली बात भी आपको समझ आया होगा। यस, आगे बढ़ते हैं बच्चा। क्योंकि बच्चा ये जो बातें हैं, प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, इसकी चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। इससे पहली वाली क्लास देखोगे तो यहां पर हम इनकी चर्चा कर चुके हैं। आज हमें दो टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है मौलिक कर्तव्य और ये डीपीएसपी। उम्मीद करते हैं इसका आंसर केवल और केवल डी होगा। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए इनमें से कौन सा भागों में विभाजित किए गए हैं। जी हाँ, आपको मालूम है ये जो संविधान बनाने वाले लोग थे वो अलग अलग विचारधाराओं से थे। कोई एक पर्टिकुलर विचारधारा से नहीं था। उस विचारधारा में आपको मालूम है समाजवादी भी लोग थे, उदारवादी भी थे और गांधीवादी भी थे। बहुत विचारधाराओं में बटा हुआ था। अब प्रश्न ये कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डीपीएसपी हैं, जिनकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, ये कितनी विचारधाराओं में बटा हुआ था। तो आपके सामने विकल्प हैं। पहला है समाजवादी, दूसरा है उदारवादी, तीसरा है गांधीवादी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, यदि आप इनमें से कोई नहीं आंसर लगा रहे हैं तो पूर्णतः गलत है। इनमें से सभी। जी हाँ, आंसर केवल और केवल डी होगा। क्योंकि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, ये मेरे बच्चे, इनमें सभी विचारधारा हैं, सभी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। जी हाँ, जिसमें समाजवादी भी है। समाजवादी का मतलब होता है लोगों का कल्याण करना। समाज में जो कुछ हाशिए पे खड़े हुए लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाना, सबका कल्याण करना। उदारवादी भी हैं और गांधीवादी। आपको मालूम है आर्टिकल 14 ये गांधीवादी विचारधारा पर ही तो है। तो इसका आंसर केवल और केवल डी होगा। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है आपके पास में। ये जो डीपीएसपी हैं, ये जो आयरलैंड है, ये जो डीपीएसपी हैं, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। आपको मालूम है लगभग 60 से अधिक ऐसे देश हैं, लगभग 60 से अधिक ऐसे देश हैं। उन देशों के कुछ प्रावधानों को भारतीय संविधान में मिलाया है और इसी आधार पर कई विदेशी चिंतक, कई विदेशी लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो भारत का संविधान है ये एक उधार का कटोरा है। इसी आधार पर, क्योंकि आपको मालूम है जब हमने आपको संविधान के स्रोत पढ़ाए थे तो हमने आपको काउंटिंग कराई थी कौन कौन से प्रावधान अन्य देशों से भारतीय संविधान में लिए गए हैं, भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। उन्हीं में से हम आयरलैंड की बात कर रहे हैं। जी हाँ, उन्हीं में से हम जो डीपीएसपी हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। बच्चा, प्रश्न बड़ा ही आसान है। 4 विकल्प हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है फ्रांस और मेरे बच्चों चौथा है वो है आयरलैंड। जी हाँ, कोई हो ना हो केवल और केवल आयरलैंड ही इसका आंसर होगा। जी हाँ, 2 दिन पहले हमने स्रोतों के बारे में बताया था। संविधान के स्रोत, तो जितने भी प्रश्न आए हुए थे हमने उन सभी की चर्चा की थी। अब हमें उचित नहीं लगता है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया, वहीं अमेरिका से और वहीं फ्रांस से, क्योंकि इसकी चर्चा हम आपसे कर चुके थे। तो बार बार शब्दों को रिपीट करना भी कहीं से कहां तक तर्क संगत नहीं है। तो इसका आंसर फिलहाल डी होगा। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यस, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में उल्लेख है। कहां पर इसको जगह दी गई है। आपको मालूम है डीपीएसपी का एक आर्टिकल है 39। जी हां, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39, ये अनुच्छेद 39 बहुत प्रकार की बातों को बोलता है। उनमें से एक बात है कि किसी भी राज्य में रहने वाले या भारत में रहने वाले समान कार्य के लिए समान वेतन, अर्थात जो महिला और पुरुष के लिए, दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख कहां पर किया गया है। तो 4 विकल्प हैं। पहला मौलिक अधिकार, नहीं सर, मौलिक अधिकार में नहीं है। दूसरा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, जी हां, अनुच्छेद 39 इसी बात का उल्लेख करता है। तो मेरे बच्चों
अनुच्छेद 39 में ही इसका उल्लेख किया गया है। वहीं हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो वहां पर समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है। तो आंसर केवल और केवल बी होगा। बी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा हमें आर्टिकल 39 पर चर्चा करना है। जी हाँ, ताकि क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नया है और यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो आर्टिकल 39 बहुत बातों की चर्चा करता है। हम केवल उनमें से 4 बातों की चर्चा करेंगे जो 4 बात हमेशा आपके एग्जाम में आने का दावा करती है। जी हाँ, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 ये बहुत बातों की चर्चा करता है। पहली बात ये बोलता है महिला, महिला एवं पुरुष, महिला एवं पुरुष, महिला एवं पुरुष को आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार रहेगा। जो महिला और पुरुष हैं उन दोनों को आजीविका का अधिकार रहेगा, समान आजीविका का, यानी कि वो लोग अपनी आजीविका चला सकते हैं। ये आर्टिकल 9 कहता है, 39 कहता है। वहीं हम दूसरी बात करते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। मान लेते हैं ये एक महिला है, ये महिला है और ये मैन है, नाम लिख देते हैं। ये गर्ल है और ये बॉय है, ठीक है। अब ये दोनों कोई काम कर रहे हैं। अब इन दोनों को, जो लड़की है उसको 5,000 रुपये महीने मिल रहे हैं और ये पुरुष है उसको 6,000 रुपये महीने मिल रहे हैं और काम दोनों वही सेम कर रहे हैं। तो बच्चा यही तो कहता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, जो काम दोनों कर रहे हैं, समान कर रहे हैं, तो उन दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। तो इसी की समानता की बात ये करता है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख आर्टिकल 39 में है। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, आपको मालूम है जो राज्य के अधीन जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का समान रूप से वितरण किया जाए। जी हाँ, संसाधनों का समान रूप से वितरण, संसाधनों का समान रूप से वितरण। चौथी बात, जो राज्य के अधीन संसाधन है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहे, उनका विस्तार, उनकी पहुंच भारत के सभी लोगों तक होनी चाहिए। संसाधनों का किसी एक व्यक्ति के हाथ में नियंत्रण ना हो, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नियंत्रण ना रहे। तो ये आर्टिकल 39 इन महत्वपूर्ण 4 बातों की चर्चा करता है। तो ये प्रश्न ये था, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल 39 डी में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये डीपीएसपी का भाग है। नेक्स्ट, ये कह रहा है इनमें से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, इनमें से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। पहला है उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। जी हाँ, आपको मालूम है यदि कल आप हमारी क्लास में बने होंगे तो मेरे बच्चों हमने आपको बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक हमने इन बातों का उल्लेख किया। तो मेरे बच्चों ये मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। तो आपका आंसर ये नहीं होगा। आर्टिकल 23 से लेकर, जी हाँ 23 से लेकर 24 तक इनकी हमने चर्चा की थी। तो ये मूल अधिकार है। नेक्स्ट, जी हाँ, समान कार्य के लिए समान वेतन, फिर से ये शब्द रिपीट हुआ है, फिर से ये शब्द रिपीट हुआ है। तो मेरे बच्चों ये राज्य की नीति निर्देशक तथ्य है। तो आंसर ये होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया इनमें से कौन एक मूल अधिकार नहीं है, कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो मेरे बच्चों समान कार्य के लिए समान वेतन ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये राज्य के डीपीएसपी है। जी हाँ, ये नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो ये मूल अधिकार नहीं है। वहीं हम कानून के समक्ष बराबरी की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 14 में इसका उल्लेख है। जी हाँ, आर्टिकल 14 ये कहता है, आर्टिकल 14 ये कहता है भारत में रहने वाले सभी लोग विधि के दृष्टि से सब लोग बराबर हैं। जी हाँ, विधि के समक्ष सब लोग बराबर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो चपरासी हो, किसी के साथ में भेदभाव नहीं होगा। विधि के मामले में किसी के साथ में भेदभाव नहीं होगा। यही तो आर्टिकल 14 कहता है। और मेरे बच्चों धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, यह भी मूल अधिकार है, यह भी मूल अधिकार है।
ऑफ जेंटलमैन, ये 4 अधिकार हैं। तो केवल और केवल इसका आंसर बी आएगा। बी इज द राइट आंसर। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख, ये बी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसका उल्लेख किया गया है। इज इट क्लियर? यस। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने बहुत ही बेहतरीन है और यह प्रश्न बड़ा ही आसान है। उम्मीद करते हैं हमारे पढ़ने से पहले आंसर आपके पास होगा। जी हां, अब इस प्रश्न में ताकत नहीं है, बहुत ही कमजोर प्रश्न है। अभी यदि आपसे यह प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो मेरे बच्चों और अधिक पढ़ने की आवश्यकता है आपको। यह कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? जी हां बच्चों, ये आज का सबसे आसान, सबसे कमजोर प्रश्न है। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों इसका आंसर आपके पास में होगा। बहुत ही कमजोर प्रश्न है और आपको मालूम है पंचायती राज व्यवस्थाओं का उल्लेख कहां पर किया गया है, संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, संविधान के किस भाग में किया गया है? यह बड़ा ही कमजोर प्रश्न है। तो 4 विकल्प आपके पास में है। पहला विकल्प है मौलिक अधिकार, दूसरा है मौलिक कर्तव्य और मेरे बच्चों तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तथ्य, राज्य के नीति निर्देशक तथ्य और चौथा है चुनाव आयोग अधिनियम। तो मेरे बच्चा आंसर आपके पास में है और मैं उम्मीद करता हूं मेरे आंसर लगाने से पहले आपने आंसर लगा दिया होगा। जी हां, इसका आंसर केवल और केवल सी होगा। सी इज द राइट आंसर। और आपको मालूम है आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर केवल और केवल सी होगा। सी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे मौलिक कर्तव्य भी लगा रहे हैं। मेरे बच्चों यह सबसे आसान प्रश्न था। जो बच्चे गलत लगाएंगे भगवान उनको माफ नहीं करेगा, हम उनको माफ नहीं करेंगे। जी हां, तो इसका आंसर केवल और केवल सी होगा। सी इज द राइट आंसर। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं और आप कितना हमारा साथ देते हैं, कितने आपके आंसर और बिल्कुल सही होते हैं। जी हां, अब यह प्रश्न अनुच्छेदों से है, आर्टिकल से है। हम आपको बताए थे जो डीपीएसबी हम आपको पढ़ा रहे हैं इनका उल्लेख आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ये पहली बात थी। और मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, ये बच्चा मेरा प्रश्न ये आर्टिकल से ही है। ये आर्टिकल से प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं कि आपने आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक कितनी गहराई से पढ़ा है। यदि आपने पढ़ा होगा तो आंसर आपके पास में होगा। ये कह रहा है इनमें से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? पहला आर्टिकल 33 है, दूसरा 48, तीसरा 40 और चौथा 50। जी हां, कौन सा राज्य सरकारों को निर्देश देता है पंचायतों के गठन के लिए? जी हां, बिल्कुल सही आंसर है। जी हां, आंसर केवल और केवल बी होगा। अनुच्छेद 40 ही तो है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40, इसका भी इतिहास अपने आप में अलग इतिहास है। इसके गठन के बाद में भी राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। जी हां दोस्तों, ये बात सत्य है। जब हम आपको कभी भी ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर केवल बी आएगा। जी हां, यदि हम आर्टिकल 33 की बात करते हैं तो मेरे बच्चों ये मालूम है ये आपका फंडामेंटल राइट है। जी हां, ये हम आपको कल चर्चा कर चुके थे। वही हम अनुच्छेद 48 की बात करते हैं तो मेरे बच्चों ये पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की बात करता है। ये भी हमारा डीपीएसपी है। और वहीं आर्टिकल 50 की बात करते हैं, आर्टिकल 50 की बात करते हैं तो ये स्पष्ट शब्दों में कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण अलग अलग रहेंगे। तो इसका उल्लेख आर्टिकल 50 में है। इज इट क्लियर? तो आपका आंसर केवल और केवल बी होगा। बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सारे लोग, सभी बच्चे आंसर बी लगा रहे होंगे। जी हां, उम्मीद करते हैं। एक और प्रश्न। अब इस प्रश्न के माध्यम से एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आपके जो आर्टिकल हैं क्या वो कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, आपने जो आर्टिकल याद किए हुए हैं वो सही है या नहीं है। इन फैक्टों के माध्यम से एग्जामिनर इस प्रकार से आपकी नॉलेज को जांचता है।
यदि आपने आर्टिकलों को अच्छे से पढ़ा होगा, किस आर्टिकल में किस बात का उल्लेख है, तो मेरे बच्चों ये प्रश्न आपसे दूर नहीं है। जी हाँ, ये प्रश्न आपसे दूर नहीं है। यहां पर एक तरफ आर्टिकल दे रखे हैं और दूसरी तरफ इनके प्रावधान दे रखे हैं, किस आर्टिकल में क्या प्रावधान है। तो मेरे बच्चों ये बहुत ही आसान प्रश्न है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका आंसर लगाते हैं। पहला है आर्टिकल 39। जी हाँ, आर्टिकल 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। जी हाँ, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये बिल्कुल सही है। इसका उल्लेख समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39A ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ये सही है। लेकिन सवाल हमसे पूछा है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात इनमें से कौन सा गलत है। तो बच्चा ये हमारा आंसर नहीं होगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 14, जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 14 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है। लेकिन मेरे लाल ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 44 आपको मालूम है ये इस समय का एक ज्वलंत मुद्दा है। समान नागरिक संहिता ये पिछले सालों से कई सालों से ज्वलंत मुद्दा है और उसका भी उल्लेख मेरे बच्चा आर्टिकल 44 में है। तो ये भी इससे मैच कर रहा है, ये भी इससे मैच कर रहा है। वहीं हम न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथकीकरण की बात करते हैं, तो मेरे बच्चों इसका उल्लेख आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 50 में इसका उल्लेख किया गया है और मेरे लाल मेरे बच्चा ये बिल्कुल गलत है और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा 50। जी हाँ, अगर हम एक्चुअल आर्टिकल की बात करते हैं तो वो आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 में इसका उल्लेख किया गया है। जी हाँ, तो आंसर केवल और केवल डी होगा, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और क्या कहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया था। देखो ये जो मूल संविधान में ये आर्टिकल नहीं था, बाद में इस आर्टिकल को जोड़ा गया था। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में किस आर्टिकल में जो भी उद्योग हैं उनके प्रबंधन के लिए जो भी कामगार हैं कर्मचारी हैं उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, श्रमिकों को भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है, संविधान के किस आर्टिकल में है। जी हाँ, यदि हम आर्टिकल 43 की बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से आपको मालूम है आर्टिकल 43 अवसर की समानता है, अवकाश की समानता। जी हाँ, सभी लोगों को अवकाश मिलना चाहिए, छुट्टियां मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति लगातार 7 दिन काम नहीं कर सकता है, कभी ना कभी उसको अवकाश मिलना चाहिए, छुट्टियां मिलनी चाहिए। तो आर्टिकल 43 इस बात का उल्लेख करता है। वहीं हम आर्टिकल 43A की बात करते हैं तो मेरे बच्चा आंसर केवल और केवल 43A होगा। इसका उल्लेख है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी करना और ये बाद में जोड़ा गया था। आंसर केवल बी होगा, बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। और आपको मालूम है आर्टिकल 45 ये मेरे बच्चों शिक्षा से संबंधित है। जी हाँ, 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पोषण देना अनिवार्य है। ये राज्यों का कर्तव्य है। जो बच्चा 0 से लेकर 6 वर्ष का है उसको शिक्षा और पोषण देना ये राज्यों का कर्तव्य है। वहीं हम आर्टिकल 47 की बात करते हैं, ये पोषण आहार से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल थे। तो इसका आंसर केवल और केवल बी होगा, बी इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये प्रश्न भी बहुत ही आसान है। यदि आपने शुरुआत से हमारे साथ बने होते तो मेरे बच्चों इसका भी आंसर आपके पास में होता। ये कह रहा है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किस में उल्लेख किया गया है। जी हाँ, कहां पर इसका उल्लेख किया गया है। जो न्यायपालिका है जो न्याय देने का काम करेगी, जी हाँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये न्यायपालिका होती है, इनका काम न्याय देना होता है। वहीं हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो मेरे बच्चों ये जो कार्यपालिका होती है सरकार का भाग होती है।
ये सरकार का अंग होती है, इसमें मंत्री जैसे लोग होते हैं और ये कानूनों को लागू करते हैं। तो कार्यपालिका और ये न्यायपालिका दोनों से पृथकीकरण अलग अलग होना अनिवार्य है। न्यायपालिका अलग कार्य करेगी और कार्यपालिका अलग कार्य करेगी। इस बात का उल्लेख कहां पर किया गया है और ये बात हम आपको समझा चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं। इस बात का उल्लेख केवल और केवल राजकीय नीति निर्देशक तथ्य, जी हां, आर्टिकल 50 में इसका उल्लेख किया गया है, राजकीय नीति निर्देशक तथ्य। तो उम्मीद करते हैं ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर है। इसका आंसर यही है। यदि बच्चा संविधान के उद्देश्य की बात करें तो यहां पर इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। जी हां, संविधान के उद्देश्य में मेनली 4-5 बातों का उल्लेख किया गया है। यदि पहली बात करते हैं तो बताया गया है कि संविधान के तहत शक्ति का स्रोत कौन है, किसके पास में शक्तियां होंगी। और वहीं दूसरी बात बताया गया है, जो संविधान है उसको लागू करने की तिथि क्या है, कब इसको लागू किया गया था। तीसरी बात, सरकार के तथ्य क्या होंगे और सरकारों के उद्देश्य क्या होंगे, इन बातों का उल्लेख किया गया है। तो मेरे बच्चों, इस प्रस्तावना में भी ये आंसर नहीं होगा। वहीं 7वीं अनुसूची आपको मालूम है, ये शक्तियों के विभाजन की बात करता है। राज्यों के पास में क्या शक्तियां हैं और केंद्र के पास में कानून बनाने के संदर्भ में क्या क्या शक्तियां हैं। तो इसका आंसर, इस आधार पर इसका आंसर, एक्चुअल जो आंसर होगा वो बी होगा। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी बड़ा ही आसान प्रश्न है। ये कह रहा है, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत इनमें से निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, जी हां, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा बनाए रखने का दावा करता है। तो मेरे बच्चों, इसका आंसर केवल और केवल ए होगा, 51। आर्टिकल 51 ही है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने का, सुरक्षा बनाए रखने का प्रावधान करता है, आर्टिकल 51। तो मेरे बच्चों, आर्टिकल 51 ही इसका आंसर होगा। जी हां, और जो आर्टिकल है ये, इनकी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। जी हां, यदि हम आर्टिकल 41 की बात करते हैं तो ये लोक सहायता की बात करता है। जी हां, लोक सहायता, ये लोक सहायता की बात करता है, आर्टिकल 51। आगे नेक्स्ट, फिर से ये वही प्रश्न है, वही आसान प्रश्न है। ये कह रहा है, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहां पर है। जी हां, फिर से ये रिपीट क्वेश्चन है। देखते हैं आप में से कौन इसका आंसर लगाता है। बड़ा ही आसान आंसर है इसका। कहां पर इसका उल्लेख किया गया है, संविधान के उद्देश्य में? नहीं सर, ये गलत है। मूल कर्तव्यों में ये भी गलत है। 9वीं अनुसूची में ये भी गलत है। और मेरे बच्चों, इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। बी इज द राइट आंसर। जी हां, बी इज द राइट आंसर। जो बच्चे बी लगा रहे होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही है। जी हां दोस्तों, उनका आंसर बिल्कुल सही है। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिर से ये वही प्रश्न है। जी हां, देखते हैं आप में से कौन आंसर देगा। उम्मीद करते हैं हमारे पढ़ने से पहले ही आंसर आपके पास में होना चाहिए। जी हां, बहुत सारे बच्चे आंसर बिल्कुल सही लगाएंगे, ये हमें बिल्कुल दावा है। ये बात हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, वो सारे बच्चे आंसर बिल्कुल सही लगाएंगे। जी हां, ये कह रहा है, जो भारत की विदेश नीति है, जो भारत की विदेश नीति है, इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 4 हैं, 380, 312, 60 और 51। और मेरे बच्चों, आंसर बिल्कुल सही है। जी हां, इसका आंसर केवल और केवल डी होगा। डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर केवल और केवल डी होगा। आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। यदि आपने डीपीएसपी में जितने भी संशोधन किए गए थे, जो बाद में ऐड किए गए थे, अगर आपकी उन बातों पर पकड़ अच्छी है तो मेरे बच्चों, ये आंसर आपके चंगुल में फंस चुका है। ये आंसर आपसे दूर नहीं है। ये कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? ग्राम पंचायत, ये तो सर शुरू से था, आर्टिकल 40 में शुरुआत में ही इसका उल्लेख किया गया था, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। वहीं गौवध, यानी कि ये भी शुरुआत से था, ये कहता है कि भारत में कोई भी गौ हत्या नहीं करेगा। यदि राज्य चाहे तो उन पर अंकुश लगा सकता है, उनको बंद करा सकता है, तो ये भी मूल संविधान में था। वहीं हम मुक्त और कानूनी सलाह की बात करते हैं। जी हाँ, इसका आंसर केवल और केवल सी होगा, मुक्त और कानूनी सलाह। सभी व्यक्तियों को मुक्त और कानूनी सलाह लेने का अधिकार है, फ्री में उनको कानूनी सलाह फ्री में दी जाएगी, तो इसको बाद में जोड़ा गया था, तो ये मूल संविधान में नहीं था। वहीं हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, तो इसका तो उल्लेख अनुच्छेद 44 में है, मूल संविधान में ही इसका उल्लेख है, आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख किया गया है। तो आंसर केवल और केवल सी होगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, एक और प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करेंगे ये प्रश्न आपकी हालत खराब कर सकता है, ये प्रश्न आपको चुनौतियों में डाल सकता है। हो सकता है इस प्रश्न को देखने के बाद में आपको रोना आ जाए, यदि आपको फैक्ट याद नहीं है। जी हाँ, ये कह रहा है राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है। जी हाँ, ये एक ऐसा चेक है, ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, लेकिन अदा किया जाता है। किसने कहा था? जी हाँ, ये कथन किसने दिया था? 4 विकल्प आपके पास में है। जो पहला विकल्प है मेरे लाल, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और दूसरा विकल्प है के.एम. मुंशी, और तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वहीं चौथा है के.टी. शाह। जी हाँ, उम्मीद करेंगे ये आंसर आपसे बिल्कुल गलत होगा यदि आपने ये खुफिया फैक्ट आपको याद नहीं होगा। जी हाँ, उम्मीद करेंगे इसका आंसर आप बिल्कुल गलत देंगे, लेकिन जानकारी के लिए हम बता रहे हैं, तो ये भाई साहब के.टी. शाह थे, इन्होंने इस प्रकार का कथन दिया था, के.टी. शाह के द्वारा ये कथन दिया गया था। नेक्स्ट, अब हमारे जो महत्वपूर्ण डीपीएसपी थे वह कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। जी हाँ, ये क्या होते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कुछ बेसिक बातें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, और बाद में एग्जाम के अकॉर्डिंग यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उन सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल राइट। जी हाँ, फंडामेंटल राइट ये क्या होते हैं, बाद में हम बात करेंगे क्या होते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या प्रावधान है इनकी हम बात करते हैं। यदि हम फंडामेंटल यानी यदि हम जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वेट फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज, यस 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 यस, फंडामेंटल ड्यूटीज, यस, ये क्या है? देखो, मूल अधिकार आपको दिए हैं, जब जब आपके मूल अधिकारों का हनन होगा आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। वहीं एक और है डीपीएसपी, जिसकी हम चर्चा कर चुके थे आपको। डीपीएसपी में सरकारों का कर्तव्य होता है आपको सुरक्षा देना, आपका कल्याण करना, यह सरकारों का उद्देश्य है। और वहीं हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, तो ये हमारा उद्देश्य है। जी हाँ, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है संविधान का पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है देश की रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है भारत में भाईचारे को बनाए रखना, ये हमारा कर्तव्य है जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई थी हम उनके आदर्शों का पालन करें, ये हमारा कर्तव्य है सर। तो जो हमारे कर्तव्य हैं उनका उल्लेख फंडामेंटल ड्यूटीज में है। अब हम इन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, इन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। यदि हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, एक समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जी हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको लागू किया गया था, और इसके लिए संविधान में एक संशोधन भी किया गया था। जी हाँ बच्चों, इसके लिए संविधान में एक संशोधन भी किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बिट यस 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 यस, सरदार
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको संविधान में लाया गया। इनके लिए आपको मालूम है संविधान में ऐड करने के लिए इन्हीं के लिए 42वां संविधान संशोधन भी किया गया था। जी हाँ, 42वां संविधान संशोधन भी किया गया था। वो समय था 1976। वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इनकी प्रकृति कैसी रहेगी? ये बाध्यकारी नहीं है। पहली बात, ये बाध्यकारी नहीं है और इनके लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसको वर्मा समिति बोलते हैं। जी हाँ, वर्मा समिति। वर्मा समिति ने फंडामेंटल ड्यूटीज को बाध्यकारी बनाने का प्रावधान दिया। इन्होंने कहा कि भाई साहब सरकार इसको बाध्यकारी बनाया जाए। जी हाँ, लेकिन ये वर्तमान में बाध्यकारी नहीं है। ये वर्तमान में बाध्यकारी नहीं है। ये वर्तमान में बाध्यकारी नहीं है। अब प्रश्न आता है ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? और आपको मालूम है इसका भी आंसर आपके पास में होना चाहिए, वो है सोवियत संघ। सोवियत संघ, इनको सोवियत संघ के संविधान से इनको ग्रहण किया गया है। तो ये मेनली कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जहां से सीधा का सीधा प्रश्न बन सकता है। यस, यहां से सीधा का सीधा प्रश्न बन सकता है। और भी इनके अलावा महत्वपूर्ण बातें हैं। जी हाँ, और भी इनके अलावा महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारा कर्तव्य क्या होगा? देखो बच्चा, उम्मीद करेंगे इन सारी बातों को आप नोट करोगे, क्योंकि बच्चा इन P/Q में हम सारी बातों को नोट नहीं करा सकते हैं। यदि हम प्रॉपर क्लास ले रहे होते तो हम उन सारी बातों को नोट कराते। तो उम्मीद करेंगे आप ये नोट करोगे। आप हमारे कर्तव्य क्या होंगे? जाहिर सी बात है जो देश है उस देश का संचालन संविधान के माध्यम से चलता है। तो जाहिर सी बात है संविधान का पालन करना हमारा कर्तव्य है। जिन लोगों ने अपने प्राण झोंक दिए, लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए जनाब, उनको याद करना, उनके आदर्शों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में गलत शब्द बोले हैं, सरदार पटेल के बारे में गलत शब्द बोले हैं या भगत सिंह के बारे में गलत शब्द बोले हैं, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। क्योंकि उन्होंने, सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, तब जाके हमें आजादी मिली थी। जी हाँ, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। कल को किसी भी विदेशी लोगों का भारत में आक्रमण होता है तो मेरे बच्चों हमारा कर्तव्य है अपने देश की रक्षा करना। हमारा कर्तव्य है भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है। भारत में जितनी भी संपत्तियां हैं सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे वो रेल हो, मेट्रो हो, सड़क हो, बस स्टैंड हो, सर ये हमारी संपत्ति है। हमारा उनका उद्देश्य, हमारा कर्तव्य होना चाहिए इनकी रक्षा करना। और जो पर्यावरण है इस पर्यावरण को अनुकूल बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। इस पर्यावरण की रक्षा करना यह भी हमारा कर्तव्य है। भारत में जितने भी लोग हैं भाईचारा बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य है। सभी भारतीय लोगों को उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ना ये कर्तव्य है। जी हाँ, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना ये कर्तव्य है। तो ये वो सारी बातें हैं कर्तव्य, और हमारी जो संस्कृति है उन संस्कृति को बनाए रखने का ही हमारा कर्तव्य है। तो ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है और ये बाध्यकारी नहीं है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपने बातें लिखी होंगी, नोट की होंगी या आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं इस आधार पर कितने प्रश्न हैं। जी हां, पहला प्रश्न आपके पास में है, ये कह रहा है किस संशोधन के द्वारा, जी हां, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और मेरे बच्चों, मेरे लाल, ये प्रश्न बड़ा ही आसान है, बड़ा ही कमजोर है। शुरुआत में हम इसकी चर्चा किए थे तो इसके लिए 42वां संविधान संशोधन, जी हां, इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो इसका आंसर केवल और केवल ए होगा। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? जी हां, यदि हम इनके भाग की बात करते हैं तो मेरे लाल
जी हाँ, वेट 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 वेट, यस। यदि हम इनके भाग की बात करते हैं, किस भाग में इसको जगह दी गई है? संविधान के भाग 4A, भाग 4A में इसको जगह दी गई है। वही हम आर्टिकल की बात करते हैं, संविधान के कितने आर्टिकल में इसको जगह दी गई है? तो आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A, जी हाँ, आर्टिकल 51A में इसको जगह दी गई है। तो आप इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और इससे बहुत सारे प्रश्न सीधे के सीधे बहुत सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। यस, ओके बच्चा, अब हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी हम चर्चा करते हैं। ये कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो मेरे बच्चों, आंसर आपके पास में है। उम्मीद करेंगे इसका आंसर सब लोग सही लगाएंगे, बिल्कुल सटीक लगाएंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि बच्चों इसको हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। ये बहुत ही प्रश्न हमने बहुत आसान कर दिया है। जो बच्चों को हमारी बात समझ आ रही होगी, बच्चा आंसर आप बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक आंसर लगा रहे होंगे आप। और जो बच्चे आंसर बी लगा रहे हैं, जी हां, उनका आंसर बिल्कुल सही है। जी हां दोस्तों, उनका आंसर बिल्कुल सही है। इनके लिए आर्टिकल 51A, जी हां, आर्टिकल 51A को मूल कर्तव्य, जी हां, जो मौलिक कर्तव्य हैं या मूल कर्तव्य हैं, आर्टिकल 51A में उनको जगह दी गई है। जी हां, ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है। और हम आपको बात किए थे आर्टिकल 50, ये वही आर्टिकल 50 है जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रत्यक्षीकरण की बात करता है। वहीं आर्टिकल 52 की बात करते हैं तो मेरे बच्चों, ये बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 ये बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जी हां, यदि हम आर्टिकल 53 की बात करते हैं तो मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, ये कहता है कि भारत में जो राष्ट्रपति महोदय हैं उसके पास में कार्यपालिकाई शक्ति रहेंगी और उन कार्यपालिकाई शक्तियों का प्रयोग या तो खुद राष्ट्रपति महोदय करेंगे या अपने अधीनस्थ, जी हां, पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड, राष्ट्रपति महोदय अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ये बात आर्टिकल 53 कहता है। तो इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। जी हां, इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। जो आंसर बी लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। जी हां, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हम। यस बच्चों, फिर से एक और आसान प्रश्न है और यह भी प्रश्न मेरे चार्ट से है। यदि आपने मेरे चार्ट्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो मेरे लाल, मेरे बच्चों, आंसर आपकी पॉकेट में है और वो भी बिल्कुल सही आंसर आपके पास में है। यह कह रहा है भारत के संविधान के किस भाग में, पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य, जी हां, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? बड़ा ही आसान प्रश्न है। जी हां, यह बहुत ही आसान प्रश्न है। पहला विकल्प है भाग 3। यह झूठ बोल रहा है सर, भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। भाग 4, मेरे बच्चों, भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है, यह भी गलत है, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, ये भी गलत है। जी हां, भाग 4A, जी हां, आंसर केवल भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यदि आपने ये वाला चार्ट अच्छे से पढ़ा होता, आर्टिकल 51A, भाग 4A, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976, सोवियत संघ, बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। और ये बर्मा समिति, इस बर्मा समिति ने अपने सुझाव दिए थे, महोदय, सरकार जी, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको बाध्यकारी बनाया जाए, इनको बाध्यकारी बनाया जाए, ये इस समिति की सिफारिश थी। लेकिन वर्तमान में ये बाध्यकारी नहीं है, नहीं है। बाध्यकारी का मतलब होता है, मान लेते हैं जो क्रांतिकारियां हैं, जो नेहरू जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं,
इसमें लिखा है कि आप उनके आदर्शों का पालन करोगे। आप यदि आप उनके आदर्शों को पालन नहीं करें तो जरूरी नहीं है, आपके लिए बाध्यकारी नहीं है कि आप इनके आदर्शों को पालन करें, कोई बाध्यकारी नहीं है। तो ये बाध्यकारी का मतलब होता है, बाध्यकारी का मतलब होता है वो काम आपको करना है, जी हां, वो काम आपको करना है, उसके विरुद्ध नहीं जाना है, इसको बोलते हैं हम बाध्यकारी। तो इसका आंसर केवल और केवल आपको बता चुके हैं हम, जी हां, इसका आंसर केवल और केवल सी होगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये कह रहा है इनमें से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। यदि आपने हमारी लिस्ट को देखा होगा तो भी ये आंसर आप लगा पाओगे। पहला है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण, ये बच्चा पहला ही आंसर, जी हां पहला ही आंसर, ये डीपीएसपी से है, ये मौलिक कर्तव्य से नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। जब हम आपको डीपीएसपी पढ़ाए थे, आर्टिकल 50 पढ़ाए थे, तो मेरे बच्चा ये आर्टिकल 50 ही है, ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरी बात है, जी हां, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि या विरासत को सुरक्षा करना, उनको सुरक्षित करना, जी हां, ये हमारा मूल कर्तव्य है। जी हां, देखो जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है सर, ये हमारी धरोहर है, हमारा कर्तव्य बनता है हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें। यदि हमारी संस्कृति का पतन हो रहा है तो मेरे लाल, मेरे बच्चों, हमें उस संस्कृति की संरक्षण करना है, सुरक्षा करनी है, बचाना है। तो आंसर केवल और केवल बी होगा। जी हां, आंसर केवल और केवल बी होगा। जो बच्चे बी लगा रहे होंगे वो आंसर बिल्कुल सही है। बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा नहीं है जी, छुआछूत ये मौलिक अधिकार है, तो इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। बी इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न है, बड़ा ही बेहतरीन है, देखते हैं ये क्या कहता है। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में, जी हां, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में इनमें से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। पहला है प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना, ये है सर, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करना, उसको अच्छा बनाए रखना, ये हमारा कर्तव्य है। जी हां, ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। इसमें पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, ये भी है, हमारा कर्तव्य है, जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, जाहिर सी बात है उनका सम्मान करना, उनके आदर्शों को मानना, ये हमारा कर्तव्य है, ये सत्य है सर। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, हालांकि ये मूल कर्तव्य है, लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट, छुआछूत को मिटाने का प्रयास करना, मेरे बच्चों मौलिक कर्तव्यों में छुआछूत जैसा शब्द का उल्लेख है ही नहीं, मूल कर्तव्यों में इस प्रकार की शब्दावली का उल्लेख नहीं है, और नहीं है तो मेरे लाल, मेरे बच्चों, यही इसका आंसर होगा, आर्टिकल 70, जी हां यही इसका आंसर होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है मेरे लाल, आर्टिकल 17 ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। उम्मीद करेंगे इसका सब लोग आंसर बिल्कुल सही लगा रहे होंगे, बिल्कुल सटीक लगा रहे होंगे। आंसर केवल और केवल, यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जी हां ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये हमारा मूल कर्तव्य है। आगे बढ़ते बच्चा, इनमें से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। पहला, देश की रक्षा करना, ये सर हमारा मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल राइट। दूसरी बात, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। ग्राम पंचायत, जी हां दोस्तों, ये ग्राम पंचायत हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये डीपीएसपी है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 40 में किया गया है, आर्टिकल 40 में इसका उल्लेख किया गया है। तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, आंसर केवल और केवल सी होगा, सी इज द राइट आंसर। जी हां, सी इज द राइट आंसर, आंसर बिल्कुल सही सी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे बच्चा इनको हम आपको एक्सप्लेन किए हैं, आर्टिकल केवल और केवल सी होगा। आगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है।
यानी कि इनमें से 3 मूल कर्तव्य हैं, इनमें से एक कौन सा है जो मूल कर्तव्य नहीं है? पहला विकल्प है लोकसभा चुनाव में मतदान करना। मेरे बच्चों, ये तो हम आपको बताए नहीं, कभी नहीं बताए हम आपको, तो ये मूल कर्तव्य नहीं है। ये बात हम डंके की चोट पे कह सकते हैं, ये बात हम पब्लिक में कहीं पे भी खुलकर बोल सकते हैं। मेरे लाल, मेरे बच्चा, लोकसभा में, लोक चुनावों में मतदान करना ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, नहीं है सर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जी हाँ, ये हमारा मूल कर्तव्य है, लेकिन आंसर इसका ए होगा, आंसर इसका ए होगा। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, ये हमारा मूल कर्तव्य है। यदि हम सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना चाहते हैं तो ये हमारा मूल कर्तव्य है। जी हाँ, यदि हम संविधान के प्रति निष्ठा रहना चाहते हैं और उनके आदर्शों का सम्मान करना चाहते हैं तो ये हमारा मूल कर्तव्य है, ये हमारा मूल कर्तव्य है। तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, चुनावों में मतदान करना ये हम आपको नहीं बताए थे, तो ये मूल कर्तव्य नहीं है। इज इट क्लियर? उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम, और आज का अंतिम प्रश्न, उम्मीद करेंगे इस प्रश्न का आंसर आपके पास में होगा। जो बच्चे हमें अब देख रहे हैं या बाद में लिखेंगे, ये आज का सबसे अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर आपके पास में होना चाहिए। ये कह रहा है, ये मैचिंग करने वाला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प आपके पास में है। पहला है भाग 2। आपको मालूम है मेरे लाल, मेरे बच्चों, भाग 2 में नागरिकता है, तो ये इससे सुमेलित है, ये से सुमेलित है, ये से सुमेलित है। वही हम भाग 3 की बात करते हैं तो भाग 3 में मूल अधिकार हैं, भाग 3 में मूल अधिकार हैं, ये भी इससे सुमेलित है। वहीं भाग 4 की बात करते हैं तो भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है, भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है, तो ये भी इससे सम्मिलित है। वहीं हम मूल कर्तव्यों की बात करते हैं, मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे युवाओं, मेरे भविष्य के होने वाले अधिकारियों, मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 5 में नहीं किया गया है। जी हां, पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड, ये गलत है, ये आपको फंसाना चाह रहा है। मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 5 में नहीं है, भाग 4 का में इसका उल्लेख किया गया है। जी हां, भाग 4 का में इसका उल्लेख किया गया है, तो आंसर केवल और केवल डी होगा। डी इसमें गलत है, जी हां, डी इसमें गलत है, आंसर केवल और केवल डी होगा, डी इसमें गलत है। ओके गाइस, आज की बहुत महत्वपूर्ण हम चर्चा कर चुके हैं। कल हम शुरुआत करने वाले हैं संघ की कार्यपालिका से। कल बहुत अच्छा मजा आने वाला है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपके साथ में एक नए जुनून के साथ में, एक नए जोश के साथ में, एक नई उमंग के साथ में। ओके गाइस, आज की मुलाकात बस इतनी, कल कर लेना बातें चाहे जितनी। सी यू अगेन टुमारो, सेम टाइम, सेम मूड, सेम प्लेस। थैंक यू, सी अच्छा, गुड बाय, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं एक जोश के साथ में, एक जुनून के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। यस, थैंक यू।